फिल्म की शुरुआत 3 भाई बहन से होती है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी मर्फी नाम की लड़की कमरे में लगी एक पेंटिंग में कुछ अजीब हलचल महसूस करती है। पेंटिंग में बना समुद्र सचमुच हिलने लगता है और उसमें मौजूद जहाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तभी पेंटिंग के अंदर का समुद्री पानी बाहर कमरे में बहने लगता है। सबसे छोटा भाई एरियन घबराकर पेंटिंग को दीवार से खींचकर नीचे गिरा देता है, लेकिन इससे पानी रुकने के बजाय और तेजी से कमरे में भरने लगता है। देखते ही देखते पूरा कमरा पानी से लबालब हो जाता है और कुछ ही पलों में तीनों पूरी तरह पानी के अंदर डूब जाते हैं। तभी अचानक उन्हें ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस होता है और जब वे पानी की सतह पर आते हैं तो उनके सामने कोई कमरा नहीं बल्कि एक असली समुद्र होता है। उसी समुद्र के बीच एक विशाल जहाज उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जहाज पर मौजूद लोग तुरंत उन्हें बचाकर ऊपर खींच लेते हैं। एडमंड और मर्फी जैसे ही उस जहाज को देखते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये कोई आम जहाज नहीं बल्कि नार्निया का शाही जहाज डॉन ट्रेडर होता है और जहाज पर मौजूद सबसे खास इंसान होता है नार्निया का राजा कैस्पियन, जिसके साथ एडमंड और मर्फी 3 साल पहले नार्निया की एक बड़ी लड़ाई लड़ चुके थे। दरअसल ये दोनों पहले भी इस रहस्यमयी दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन एरियन पहली बार नार्निया आया है, इसलिए उसके लिए यहाँ की अजीब चीजों को समझना आसान नहीं होता। कैस्पियन उन्हें देखकर बेहद खुश होता है और दोनों भाई बहनों का शाही मेहमानों की तरह स्वागत करता है। लेकिन एरियन के लिए ये पूरा मामला किसी बुरे सपने से कम नहीं था, खासकर तब जब एक बोलने वाला लड़ाकू चूहा उसे बचाने की कोशिश करता है और इंसानों की तरह उससे बात करता है। एरियन की हालत तब और खराब हो जाती है जब एक विशाल सांड जैसा दिखने वाला मिनोटॉर भी उससे इंसानों की तरह बात करने लगता है। ये सब देखकर एरियन बेहोश हो जाता है। इसके बाद सभी लोग नार्निया की नौसेना के शानदार जहाज डॉन ट्रेडर पर सवार होकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कैस्पियन मर्फी और एडमंड को नार्निया के कपड़े पहनाता है। मर्फी को उसका पुराना खंजर और वो जादुई औषधि दी जाती है जो किसी घायल इंसान को ठीक करने के काम आती है। साथ ही उसे उसकी बड़ी बहन सुसन का धनुष और तीर भी मिल जाता है। दरअसल दोस्तों, मर्फी, एडमंड, सुसन और पीटर चारों सगे भाई बहन हैं जो 3 साल पहले नार्निया आए थे और एक क्रूर राजा के खिलाफ लड़कर नार्निया को आजाद कराया था। लेकिन इस बार नार्निया की जादुई दुनिया ने सिर्फ मर्फी, एडमंड और उनके चचेरे भाई एरियन को ही यहाँ बुलाया है और इसके पीछे जरूर कोई खास मकसद है। इसके बाद कैस्पियन एरियन को उसका पुराना इलेक्ट्रिक टॉर्च भी वापस कर देता है जिसे उसने पिछली बार नार्निया में छोड़ दिया था। अब कैस्पियन उन्हें बताता है कि इस पूरी समुद्री यात्रा का असली मकसद क्या है। कई साल पहले उसके पिता के भरोसेमंद 7 लॉर्ड्स को मिराज ने नार्निया से दूर निर्वासित कर दिया था। वे सभी सुनसान टापुओं की तरफ चले गए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। इसलिए कैस्पियन ने उन्हें खोजने और अगर वे जिंदा हैं तो वापस नार्निया लाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ बोलने वाले लड़ाकू चूहे का भी अपना एक सपना है। वो दुनिया के बिल्कुल आखिरी छोर तक जाना चाहता है और उस रहस्यमयी जगह को देखना चाहता है जिसे अस्लान का देश कहा जाता है। इसके बाद डॉन ट्रेडर पर उनकी समुद्री यात्रा शुरू होती है। मर्फी नार्निया के खुले समुद्र, नीले आसमान और आसपास की खूबसूरत दुनिया को देखकर बेहद खुश होती है। वही एडमंड और कैस्पियन आपस में तलवारबाजी करके जहाज पर मौजूद बाकी लोगों का मनोरंजन करते हैं। उधर एरियन बार बार शिकायत करता रहता है कि नार्निया पहुंचकर वो ब्रिटिश हाई कमीशन को ढूंढेगा और अपनी किडनैपिंग की शिकायत करेगा, जैसे इस जादुई दुनिया में ब्रिटेन का कोई दफ्तर मौजूद हो। लेकिन उसकी सारी बकवास अचानक बंद हो जाती है क्योंकि कुछ ही देर बाद डॉन ट्रेडर के सामने जमीन दिखाई देने लगती है। जहाज धीरे धीरे सुनसान टापुओं के सबसे बड़े द्वीप की राजधानी नैरो हेवन की तरफ बढ़ रहा होता है। यही वो जगह है जहाँ से कैस्पियन की असली मुसीबत शुरू होने वाली थी, क्योंकि ये इलाका कभी नार्निया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ नार्निया का एक भी झंडा दिखाई नहीं देता। इसलिए सभी लोग वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। जहाज पर मौजूद विशाल मिनोटॉर बोसन की जिम्मेदारी संभालता था। उसके आदेश पर 2 बड़ी नावें तैयार की जाती है और कैस्पियन अपनी टीम के साथ नैरो हेवन की तरफ निकल पड़ता है। उसके साथ एडमंड, मर्फी, एरियन और लड़ाकू चूहा भी होते हैं। किनारे उतरते ही उन्हें पूरा शहर सुनसान दिखाई देता है। कैस्पियन को शक होता है, इसलिए वो बच्चों के साथ शहर के अंदर जाकर जांच शुरू करता है। एक खाली हॉल में उन्हें कई रजिस्टर मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि इस जगह पर गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। तभी रस्सियों के सहारे कई गुलाम व्यापारी ऊपर से नीचे उतरते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। कैस्पियन, मर्फी और एडमंड उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन इसी दौरान एरियन को पकड़ लिया आ जाता है। व्यापारी उसे ढाल बनाकर बाकी तीनों को भी काबू कर लेते हैं और चारों को जेल में डाल देते हैं। जेल के अंदर उनकी मुलाकात लॉर्ड बर्न से होती है, जो कैस्पियन के पिता के साथ भरोसेमंद लॉर्ड्स में से एक था और कई सालों से कैद था। बर्न कैस्पियन को अपना राजा पहचान लेता है और उसे नैरो हेवन की पूरी सच्चाई बताता है। तभी वे देखते हैं कि डरे हुए गुलामों को नाव में भरकर समुद्र की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक रहस्यमयी हरी धुंध उस नाव को चारों तरफ से घेर लेती है और देखते ही देखते
देखते नाव धुंध के अंदर गायब हो जाती है। बर्न बताता है कि उसके बाकी 6 साथी भी इसी रहस्यमयी धुंध का स्रोत पता करने निकले थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अगले दिन कैस्पियन और उसके साथियों को भी नीलामी में बेचने की तैयारी की जाती है। तभी खरीदार बनकर कप्तान अपने हथियारबंद नार्नियन सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। जैसे ही सही समय आता है, नार्निया के सैनिक गुलाम व्यापारियों पर हमला कर देते हैं। लड़ाकू चूहा भी पूरी बहादुरी से लड़ाई में कूद पड़ता है, जबकि मिनोटॉर अपने भारी भरकम शरीर का इस्तेमाल करके दुश्मनों को उठाकर जमीन पर पटकने लगता है। शहर के आम लोग भी नार्निया के सैनिकों का साथ देने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी स्थिति कैस्पियन के नियंत्रण में आ जाती है। आखिरकार नार्निया के सैनिक पूरे शहर पर कब्जा कर लेते हैं और सभी गुलामों को आजाद करा देते हैं। इसी अफरातफरी के बीच एरियन एक नाव लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुलाम व्यापारी उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है। तभी एरियन घबराकर नाव का चप्पू चलाता है और गलती से उस व्यापारी को पानी में गिरा देता है। इधर रिंस नाम का एक परेशान आदमी कैस्पियन के सामने आता है। उसकी पत्नी हेलाइन आखिरी नाव में थी, जिसे रहस्यमयी हरी धुंध निगल गई थी। उसे खोजने की उम्मीद में रिंस भी डॉन ट्रेडर के दल में शामिल हो जाता है। इसके बाद वहाँ से निकलने से पहले लॉर्ड बर्न अपनी पुरानी तलवार कैस्पियन को देता है। ये उन 7 खास तलवारों में से एक थी जिन्हें रैग्नोर ने 7 लॉर्ड्स को दिया था। कैस्पियन वो तलवार एडमंड को सौंप देता है। इसके बाद डॉन ट्रेडर पूर्व दिशा की तरफ रवाना हो जाता है। जहाज पर एरियन हर घटना अपनी डायरी में लिखता रहता है और अब भी यही मानता है कि नार्निया सिर्फ एक भ्रम है। पहली रात वह चुपके से जहाज का खाना और पानी चुराने पहुंचता है, लेकिन लड़ाकू चूहा उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो जाती है। एरियन रसोई का चाकू उठा लेता है, जबकि लड़ाकू चूहा तलवार लेकर उसका सामना करता है। हालांकि वो एरियन को चोट पहुंचाने के बजाय उसे लड़ना सिखा रहा होता है। तभी एरियन एक सामान के बंडल से टकराकर नीचे गिर जाता है और पता चलता है कि उस बंडल के अंदर एक छोटी बच्ची छिपी हुई है। उसका नाम गेल होता है। उसे देखकर रिंस तुरंत उसके पास पहुंचता है, क्योंकि वो उसी की बेटी होती है। दरअसल गेल अपनी माँ को खोजने के लिए चुपके से जहाज पर छिप कर आई थी। कप्तान उसे सजा देने के बजाय जहाज का एक अतिरिक्त सदस्य बना लेता है। मर्फी भी जल्दी ही गेल से घुल मिल जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। आगे डॉन ट्रेडर एक ऐसे द्वीप पर पहुंचता है जो बाहर से बिल्कुल वीरान दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि इस द्वीप पर रहने वाले लोग दिखाई नहीं दे सकते और मौका मिलते ही किसी को भी पकड़ कर ले जाते हैं। रात होते ही वे मर्फी को अगवा करके समुद्र से कुछ दूर मौजूद एक रहस्यमयी हवेली के बगीचे में ले जाते हैं। इन लोगों पर एक जादुई शराब था, जिसकी वजह से वे खुद को देख नहीं सकते थे। वे मर्फी से हवेली के अंदर रखी एक जादुई किताब ढूंढने और उसमें लिखा मंत्र पढ़ने के लिए कहते हैं, ताकि उनका शराब खत्म हो सके। मर्फी पहले उनकी मदद करने से मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे लोग खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो वो आखिरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ कैस्पियन को जैसे ही पता चलता है कि मर्फी गायब है, वो एडमंड और बाकी साथियों को तुरंत जगा देता है, लेकिन एरियन आराम से सोता रहता है। उधर हवेली के अंदर मर्फी को वो जादुई किताब मिल जाती है। किताब तब तक नहीं खुलती जब तक वो उस पर अपनी सांस नहीं छोड़ती। किताब खुलते ही उसके अंदर तरह तरह के जादू लिखे दिखाई देते हैं। एक मंत्र से बर्फ बनाई जा सकती थी। मर्फी उसे आजमाती है और सच में उसके आसपास बर्फ गिरने लगती है। इसके बाद उसे एक ऐसा मंत्र मिलता है जिससे कोई इंसान बेहद खूबसूरत बन सकता था। मर्फी वो मंत्र पढ़ती है और मन ही मन इच्छा करती है कि वो अपनी बहन सुसन जितनी खूबसूरत बन जाए। तभी जादू काम करता है और उसका चेहरा सुसन जैसा दिखने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जादू खत्म हो जाता है और मर्फी फिर अपने असली रूप में आ जाती है। इससे वो गुस्सा हो जाती है और उस मंत्र वाला पन्ना फाड़कर अपने पास रख लेती है। तभी अचानक उसे एक गुस्से से भरी शेर की दहाड़ सुनाई देती है और जादुई किताब के पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगते हैं। मर्फी डरने के बावजूद खुद को संभालती है और अपने असली काम पर वापस लौट आती है। आखिरकार उसे वो मंत्र मिल जाता है जिससे अदृश्य लोगों को फिर से दिखाई देने लायक बनाया जा सकता था। वो तुरंत मंत्र पढ़ देती है। इसी दौरान दूसरी तरफ अदृश्य लोगों ने कैस्पियन और उसकी टीम को पकड़ लिया था। जैसे ही मंत्र का असर होता है, वहाँ मौजूद सभी लोग अचानक दिखाई देने लगते हैं और अपनी पूरी कहानी बताते हैं। इसके बाद मर्फी कैस्पियन को इस द्वीप के मालिक कोरियाकिन से मिलवाती है। कोरियाकिन बताता है कि उसने ही मोनोपोड्स यानी एक पैर वाले लोगों को अदृश्य किया था, ताकि वह उन्हें हरी धुंध के पीछे मौजूद खतरनाक शक्ति से बचा सके। इसके बाद कोरियाकिन उन्हें पूर्वी समुद्र का एक जादुई नक्शा दिखाता है और बताता है कि उन्हें अब असलान की टेबल तक पहुंचना होगा। वहां एक नीला तारा उन्हें रास्ता दिखाएगा और उस जगह पहुंचकर रैग्नोर की दी हुई 7 तलवारों को एक साथ रखना होगा। लेकिन साथ ही वो चेतावनी देता है कि अब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। कैस्पियन के लिए ये परीक्षा और भी मुश्किल थी, क्योंकि उसके मन में हमेशा यही डर रहता था कि वो अपने पिता जितना अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। इसके बाद डॉन ट्रेडर एक भयानक तूफान में फंस जाता है। पूरे 14 दिनों तक जहाज तेज हवाओं और ऊंची
लहरों से लड़ता रहता है और धीरे धीरे सभी का हौसला टूटने लगता है। लेकिन लड़ाकू चूहा हर मुसीबत को एक रोमांच की तरह लेता है और इतने भयानक तूफान के बीच भी बेफिक्र होकर गाने गाता रहता है। आखिरकार कप्तान कैस्पियन से कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि जहाज पर अब सिर्फ कुछ ही दिनों का खाना बचा है, जबकि आगे का सफर अभी करीब 15 दिन का है। लेकिन कैस्पियन पर पीछे हटने से साफ मना कर देता है और याद दिलाता है कि रिंस और उसकी बेटी भी अपने खोए हुए परिवार को खोजने के लिए इस यात्रा में उनके साथ आए हैं। इसी दौरान अपने कमरे में मर्फी फिर से उस खूबसूरती वाले मंत्र को आजमा बैठती है और कुछ ही पल में सुसन जैसी दिखने लगती है। तभी अचानक वो खुद को अमेरिका में पीटर और एडमंड के साथ पाती है। वहाँ वो अपनी बड़ी बहन मर्फी के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ कोई मर्फी नाम की लड़की मौजूद नहीं होती और किसी को नार्निया के बारे में भी कुछ पता नहीं होता। मर्फी घबराकर समझ जाती है कि अगर वो खुद नहीं होती तो शायद उसका परिवार कभी नार्निया तक पहुँच ही नहीं पाता। डर के मारे वो चीखते हुए उठ जाती है और सामने रैग्नोर को खड़ा पाती है। रैग्नोर उसे समझाता है कि उसने खुद को अपनी जगह से मिटाने की कोशिश की और अपनी अहमियत पर शक किया। अगर मर्फी न होती तो उसका परिवार कभी नार्निया तक पहुंच ही नहीं पाता। अपनी गलती समझने के बाद मर्फी उस जादुई पन्ने को आग में जला देती है। तभी हरी धुंध कुछ देर के लिए फिर दिखाई देती है और एडमंड तथा कैस्पियन के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। एडमंड की नींद एक जानी पहचानी आवाज से खुलती है और उसके सामने व्हाइट विच खड़ी होती है। तभी मर्फी कमरे में पहुंचती है और एडमंड समझ जाता है कि हरी धुंध उनके पुराने डर को जिंदा कर रही है। अगले दिन डॉन ट्रेडर एक और द्वीप पर पहुंचता है, लेकिन इस बार द्वीप सच में सुनसान होता है। एडमंड, मर्फी और कैस्पियन एक गुफा के अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक रहस्यमयी तालाब दिखाई देता है। पानी के अंदर उन्हें सोने की एक मूर्ति पड़ी दिखाई देती है। एडमंड टूटी हुई लकड़ी की डाल से मूर्ति को छूता है और देखते ही देखते वो डाल भी सोने की बन जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि तालाब के पानी में पड़ने वाली हर चीज सोने में बदल जाती है। ये मूर्ति 7 लॉर्ड्स में से एक रेस्टिमार की थी जो इसी तालाब की वजह से सोने में बदल कर मर गया था। उसकी तलवार भी वही पड़ी थी। एडमंड और कैस्पियन की नजर तालाब में मौजूद सोने पर टिक जाती है। कैस्पियन इसे अपने राज्य के लिए एक बड़ा खजाना समझता है, जबकि एडमंड भी दौलत के लालच में पड़ जाता है। दोनों इसी लालच में आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन मर्फी समय रहते दोनों को रोक देती है। आखिरकार वे रेस्टिमार की तलवार निकाल लेते हैं और उस खतरनाक तालाब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एरियन अकेला घूमने निकल जाता है और पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां चारों तरफ सोना, चांदी और कीमती रत्नों का ढेर लगा होता है। अपनी जिंदगी में उसने इतना बड़ा खजाना कभी नहीं देखा था। वही उसे एक कंकाल दिखाई देता है जो असल में 7 लॉर्ड्स में से एक ऑक्टेशन का था। एरियन की नजर उसके हाथ में पहने सोने के कंगन पर पड़ती है और लालच में आकर वो उसे उतारकर अपने हाथ में पहन लेता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही कंगन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। उधर कैस्पियन और एडमंड एरियन को ढूंढने निकलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो रास्ता भटक गया है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें उसके कपड़े और डायरी मिलती है, जिसे देखकर दोनों को चिंता होने लगती है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। तभी उनकी नजर लॉर्ड ऑक्टेशन के कंकाल पर पड़ती है और वे उसकी तलवार भी अपने पास रख लेते हैं। इसी बीच अचानक पहाड़ों के ऊपर से पंखों वाला आग उगलता हुआ एक विशाल ड्रैगन उड़कर आता है और डॉन ट्रेडर के मस्तूल पर बैठ जाता है। कप्तान और उसके सैनिक उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन के सामने उनकी कोई ताकत नहीं चलती। तभी लड़ाकू चूहा मस्तूल पर चढ़ता है और अपनी छोटी तलवार ड्रैगन के पंजे में घूम देता है। दर्द से ड्रैगन जोर से चीखता है और वापस उसी द्वीप की तरफ उड़ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो कैस्पियन और एडमंड के सामने आता है और एडमंड को अपने पंजों में उठाकर पहाड़ों के अंदर ले जाता है। वहाँ चट्टानों पर आग से एक संदेश लिखा होता है, मैं एरियन हूँ। ये देखकर कैस्पियन और एडमंड को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। जिस जादुई खजाने को एरियन ने छुआ था, उसी के जादू की वजह से वो खुद एक विशाल ड्रैगन में बदल गया था। मर्फी किसी तरह उसके हाथ से ऑक्टेशन का सोने वाला कंगन निकाल देती है, क्योंकि अब वो कंगन एरियन को बहुत दर्द दे रहा था। कैस्पियन बताता है कि नार्निया में हर कोई जानता है कि ड्रैगन का खजाना जादुई और बेहद खतरनाक होता है, इसलिए उसे छूना भी मुसीबत को बुलाने जैसा है। अब मर्फी, एडमंड, कैस्पियन, गेल और लड़ाकू चूहा फैसला करते हैं कि वे पूरी रात उसी द्वीप पर रुकेंगे और सोचेंगे कि एरियन को वापस इंसान कैसे बनाया जाए, क्योंकि इतने बड़े ड्रैगन को जहाज पर ले जाना संभव नहीं था। धीरे धीरे लड़ाकू चूहा भी एरियन के करीब आने लगता है और उसे अपने पुराने रोमांचों की कहानियां सुनाता है। एरियन बोल तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों से साफ दिखाई देता था कि उसे लड़ाकू चूहे का साथ अच्छा लग रहा है। लड़ाकू चूहा उसे समझाता है कि शायद ड्रैगन में बदलना किसी बड़ी और खास किस्मत का संकेत है। अगली सुबह अचानक आसमान में एक नीला तारा दिखाई देता है। इसके बाद डॉन ट्रेडर फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है और इस बार एरियन भी आसमान में उनके साथ उड़ता हुआ चलता है। रास्ते में एक जलपरी मर्फी को इशारे से आगे न जाने की चेतावनी देती है, लेकिन मर्फी उसकी बात समझ नहीं
नहीं पाती और कैस्पियन भी रुकने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ ही देर बाद समुद्र बिल्कुल शांत हो जाता है और हवा पूरी तरह बंद पड़ जाती है। डॉन ट्रेडर भी आगे बढ़ना बंद कर देता है। नाविक चप्पू चलाने लगते हैं और मजाक में कहते हैं कि अगर जल ही जमीन नहीं मिली तो भूख के मारे उन्हें ड्रैगन को ही खाना पड़ेगा। तभी एरियन अपनी लंबी पूंछ जहाज के आगे वाले हिस्से में लपेट लेता है और पूरी ताकत लगाकर जहाज को खींचना शुरू कर देता है। ये देखकर पूरा दल खुशी से चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है कि ड्रैगन बना एरियन उनके लिए कोई मुसीबत नहीं बल्कि जहाज की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। उसी रात डॉन ट्रेडर एक और द्वीप पर पहुंचता है जिसे रेमांडो का द्वीप कहा जाता है। इसी जगह असलान की टेबल हमेशा खाने से सजी रहती थी। वहाँ उन्हें 3 और लॉर्ड्स रेविलियन, आर्गोज और मावरामॉन मिलते हैं। वे मरे नहीं थे बल्कि एक गहरी नींद में सो रहे थे और उनकी लंबी दाढ़ियां आपस में बुरी तरह उलझ चुकी थी। कैस्पियन के आदेश पर उनके पास मौजूद सभी तलवारें निकाल ली जाती हैं और बाकी तलवारों के साथ नए असलान की टेबल पर रख दिया जाता है। लेकिन गिनती करने पर पता चलता है कि कुल 6 तलवारें ही हैं, यानी एक तलवार अभी भी गायब है। तभी अचानक नीला तारा दोबारा दिखाई देता है और इस बार वो एक खूबसूरत युवती का रूप ले लेता है। उसका नाम लिलियांडल होता है। वो सभी को असलान की टेबल पर रखा खाना और फल खाने के लिए कहती है। साथ ही वो समझाती है कि तीनों लॉर्ड्स को गहरी नींद में रखना उनकी भलाई के लिए था क्योंकि अगर वे जाग जाते तो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार सकते थे। इसके बाद लिलियांडल उन्हें बताती है कि अब उन्हें आखिरी द्वीप डार्क आइलैंड की तरफ जाना होगा। यही वो जगह है जहाँ से हरी धुंध निकल रही थी और जहाँ हर इंसान का सबसे बड़ा डर उसके सामने सच बनकर आ सकता था। इसी द्वीप पर लॉर्ड रूप आखिरी तलवार लेकर भटक रहा था, लेकिन लगातार डर के कारण उसका दिमाग लगभग अपना संतुलन खो चुका था। अब उनकी सबसे खतरनाक परीक्षा इसी जगह होने वाली थी। फिर भी कैस्पियन पीछे हटने के बजाय डार्क आइलैंड की तरफ बढ़ने का फैसला करता है। जहाज पर मौजूद सभी लोग अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। कैस्पियन अपनी वो तलवार जो कभी पीटर की थी एडमंड को दे देता है क्योंकि एडमंड अपनी तलवार असलान की टेबल पर छोड़ चुका था। वही लड़ाकू चूहा ड्रैगन बने एरियन का हौसला बढ़ाता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पास अब एक बेहद मजबूत शरीर, आग उगलने की ताकत और खतरनाक पंजे हैं, इसलिए उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही डॉन ट्रेडर डार्क आइलैंड के करीब पहुंचता है, हरी धुंध धीरे धीरे जहाज को घेरने लगती है। नाविक उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धुंध उनके सबसे बड़े डर को उनके सामने लाने लगती है। प्रिंस को अपनी गायब पत्नी हेलाइन दिखाई देती है। कप्तान के चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैस्पियन के सामने उसका पिता दिखाई देता है जो उसे एक कमजोर राजा होने के लिए डांट रहा होता है। वही एडमंड के सामने फिर व्हाइट विच आ जाती है और उसे लालच देती है कि अगर वो उसका साथ दे तो वो उसे अपना राजा बना देगी। तभी उन्हें लॉर्ड रूप की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें इस द्वीप से दूर रहने के लिए कह रहा होता है। रूप के पास 7वीं और आखिरी तलवार होती है। वो जहाज पर आने से डरता है, लेकिन एरियन उड़कर उसके पास जाता है और उसे उठाकर डॉन ट्रेडर पर ले आता है। रूप कैस्पियन को पहचानता है और तुरंत उसे समुद्र से दूर जाने की चेतावनी देता है, लेकिन तब तक एडमंड के मन में एक विशाल समुद्री राक्षस का ख्याल आ चुका होता है और उसी के साथ एक विशाल समुद्री सर्प पानी से निकलकर जहाज पर हमला कर देता है। एरियन तुरंत लड़ाई में कूद पड़ता है और उस पर आग बरसाने लगता है, लेकिन सर्प उसे अपने जबड़ों में दबोचकर चट्टानों पर पटक देता है। एरियन फिर से हमला करने की कोशिश करता है। तभी लॉर्ड रूप अपनी तलवार सर्प की तरफ फेंकता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और तलवार जाकर एरियन के कंधे में धंस जाती है। बुरी तरह घायल एरियन किसी तरह उड़कर रेमांडो के द्वीप तक पहुंचता है और रेत पर गिर जाता है। दूसरी तरफ समुद्री सर्प डॉन ट्रेडर को अपने विशाल शरीर में लपेटकर कुचलने लगता है। एडमंड और कैस्पियन जहाज को चट्टानों की तरफ मोड़ देते हैं ताकि सर्प को चट्टानों से टकराया जा सके। एडमंड पीटर की पुरानी तलवार लेकर सर्प को चुनौती देता है, जबकि कैस्पियन जहाज का पहिया स्तंभ आलता है। आखिरकार उनकी योजना काम कर जाती है और समुद्री सर्प का सिर चट्टान से जोरदार टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसी दौरान दूसरी तरफ एरियन को होश आता है और उसके सामने रैग्नोर प्रकट होता है। रैग्नोर अपनी दहाड़ से एरियन के शरीर पर चढ़ी ड्रैगन की खाल को जला देता है। इसके बाद एरियन फिर से इंसानी रूप में लौट आता है और पास पड़ी 7वीं तलवार उठा लेता है। वो समझ जाता है कि वह रेमांडो के द्वीप पर है और असलान की टेबल तक पहुंच सकता है। उधर डॉन ट्रेडर का दल समुद्री सर्प से लड़ रहा होता है और एडमंड अभी भी व्हाइट विच के लालच से जूझ रहा होता है। इसी बीच एरियन असलान की टेबल तक पहुंचता है और 7वीं तलवार को बाकी 6 तलवारों के साथ रख देता है। हरी धुंध उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरियन तलवार घुमाकर उसे दूर भगा देता है। जैसे ही 7वीं तलवार टेबल पर रखी जाती है, एडमंड के हाथ में मौजूद पीटर की तलवार नीले रंग में चमकने लगती है। एडमंड समझ जाता है कि अब ये तलवार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी। व्हाइट विच उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडमंड उसकी बातों में नहीं आता और अपनी तलवार से समुद्री सर्प पर जोरदार वार करता है। तलवार सर्प के शरीर को चीरते हुए अंदर तक चली जाती है और आखिरकार वह मर जाता है। उसके मरते
बढ़ते ही डार्क आइलैंड का अंधेरा खत्म होने लगता है और डॉन ट्रेडर फिर से रोशनी में आ जाता है। अस्लान की टेबल पर सोए तीनों लॉर्ड्स भी अपनी नींद से जाग जाते हैं। वही हरी धुंध के अंदर गायब हुई गुलामों से भरी सभी नावें भी वापस दिखाई देने लगती हैं। प्रिंस की अपने परिवार को खोजने की उम्मीद आखिरकार पूरी हो जाती है और वो अपनी पत्नी हेलाइन से मिल जाता है। दूसरी तरफ एरियन पानी में तैरकर डॉन ट्रेडर की तरफ बढ़ रहा होता है। लड़ाकू चूहा उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है। तभी दोनों को एक अजीब बात का पता चलता है। समुद्र का पानी अब खारा नहीं बल्कि मीठा हो चुका था। इसका मतलब साफ था कि डॉन ट्रेडर अब रैग्नोर के देश के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आखिरकार कैस्पियन, मर्फी, एडमंड, एरियन और लड़ाकू चूहा एक छोटी नाव लेकर रैग्नोर के किनारे की तरफ निकलते हैं। वहाँ समुद्र की लहरें एक जगह लगातार टूट रही होती है, जैसे उस जगह पर किसी दूसरी दुनिया की सीमा हो। तभी उनके सामने रैग्नोर प्रकट होता है और बताता है कि उनकी यात्रा अब खत्म हो चुकी है। कैस्पियन समझ जाता है कि अगर वो रैग्नोर के देश में आगे चला गया तो शायद फिर कभी नार्निया वापस नहीं लौट पाएगा। इसलिए आखिरी समय में वो वापस जाने का फैसला करता है ताकि अपने राज्य में लौटकर एक जिम्मेदार राजा की तरह नार्निया को संभाल सके। वही लड़ाकू चूहे का सपना भी पूरा हो जाता है। उसे हमेशा के लिए रैग्नोर के देश में रहने की अनुमति मिल जाती है क्योंकि यही उसकी असली मंजिल थी। इसके बाद एडमंड कहता है कि अब उसके मर्फी और एरियन के लिए अपनी दुनिया में वापस जाने का समय आ गया है। मर्फी समझ जाती है कि उसके और एडमंड के लिए ये नार्निया की आखिरी यात्रा है। अब वे दोबारा यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि वे भी अपने बड़े भाई बहन पीटर और सुसन की तरह बड़े हो चुके हैं। रैग्नोर दोनों पेवेंसी भाई बहनों को समझाता है कि अब उन्हें अपनी दुनिया में उस नाम को पहचानना सीखना होगा जिस नाम से वो वहाँ जाना जाता है। नार्निया में बिताया उनका पूरा समय उन्हें इसी सच्चाई को समझाने के लिए था। वही एरियन को बताया जाता है कि भविष्य में शायद नार्निया को एक बार फिर उसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद रैग्नोर समुद्र की लहरों के बीच एक रास्ता बना देता है और उसी रास्ते से मर्फी, एडमंड और एरियन को उनकी दुनिया में वापस भेज देता है। तीनों पानी से तैरते हुए सतह पर पहुंचते हैं और अगले ही पल खुद को एरियन के घर के कमरे में पाते हैं। दीवार से गिर चुकी वही पेंटिंग अब भी सामने होती है और एरियन उसे उठाकर दोबारा दीवार पर टांग देता। अब तस्वीर में डॉन ट्रेडर जहाज धीरे धीरे उनसे दूर समुद्र की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जैसे नार्निया की उनकी आखिरी यात्रा भी उनसे दूर जा रही हो। कहानी के अंत में एरियन अपनी डायरी में लिखता है कि इसके बाद कई दिनों तक वे सभी नार्निया की बातें करते रहे। उसे पता था कि युद्ध खत्म होने के बाद जब मर्फी और एडमंड अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे तो उसे दोनों की बहुत याद आएगी।